हेलो दोस्तों, एक ही स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि अर्जुन गुस्से में राहुल से उसके ऑफिस मिलने जाता है, जहां राहुल उसे बताता है कि मंजरी खुद उसमें रुचि ले रही है, जिससे अर्जुन गुस्से में उसके ऑफिस से वापस चला जाता है। दूसरी ओर मालवान जाते हुए मंजरी को कुछ गुंडे मिलते हैं, जिससे कोई उसे बचाता है। अब आगे वो भागे जा रही थी, डर से हलक सूखने लगी, लेकिन वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अचानक किसी खड्डे में पैर फंसा और वो आह की आवाज के साथ आंधे मुंह गिर पड़ी। वो दोनों उसके पास आ रहे थे। उसने उठना चाहा, लेकिन पैर ने साथ नहीं दिया। पैर में शायद मोच आ गई। वो कराह कर रह गई। वो दोनों उसके पास आकर खड़े हो गए। वो चीखी, बचाओ, और डर से उसने अपने दोनों हाथ खुद के सिर के ऊपर रख लिया और अगली चीख उन दोनों की सुनाई दी, आह आह। उसने हिम्मत करके सिर उठाकर देखा। उस मसीहा को अब पास से देखा जा सकता था। एक लड़का पूरी ताकत से लात और घूंसों की बरसात किए जा रहा था उन गुंडों पर। वो मन ही मन उस लड़के को धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में उस लड़के को देखने की इच्छा बलपती हो रही थी। इतना पिटने के बाद अब दोनों गुंडे अचेत से हो गए। वो मुड़ा और उसने मंजरी की ओर देखा। देबू? मंजरी का मुंह खुला का खुला रह गया। मंजरी, तुम? उसने भी आश्चर्य से पूछा। तुम? ओ देबू, तुम अगर आज समय पर ना आए होते तो न जाने क्या होता। कहते कहते हाथों से चेहरा ढककर वो रोने लगी। तुम मुझे देख, मेरे कहने का मतलब है, ओ ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है देबू? वो रोते हुए बोली। हालत? फिर खुद पर एक नजर डालते हुए, ओह एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंजरी ने उसके मैले कुचैले कपड़े देखे, बालों पर जैसे महीनों से कंघी न की गई हो। आंखें गड्ढे में धसी थी और शरीर भी ऐसा मानो लकड़ी पर कपड़े टंगे हों। लेकिन उसने मंजरी की जान और इज्जत दोनों बचाए थे। उसके लिए वो मसीहा था। वो बोली, सोमेश, मेरा कजिन उसकी शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी सुबक रही थी। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। हाँ, मंजरी सिर हिलाकर बोली। चलो गाड़ी देखते हैं तुम्हारी। वो दोनों गाड़ी की ओर गए। देबू ने गाड़ी देखी और बोनट बंद करके उसने मंजरी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जैसे ही मंजरी सीट पर बैठी, देबू ने एक तेज घूंसा बोनट पर दे मारा। मंजरी ने बड़े आश्चर्य से देबू की ओर देखा। देबू ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। यकीन न होते हुए भी उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी आंखें खुशी से फैल गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। उसने मुस्कुराकर देबू की ओर देखा और बोली, गाड़ी ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। आओ बैठो। नहीं मंजरी, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ आराम से। वो भी मुस्कुराकर बोला। अगर वो रास्ते में फिर दिखे तो? मंजरी ने डरते हुए पूछा। तो बिना संकोच ये गाड़ी उन पर चढ़ा देना। हाँ, सच में तुमने जो किया है ना देबू, हे, कुछ भी नहीं कर दिया ऐसा। वो अब तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, फिक्र मत करो, और जब भी जरूरत हो बस मुझे आवाज देना, हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे कैसे हाजिर हो जाओगे? उसने आश्चर्य से पूछा। आजमा कर देख लेना। वो मुस्कुराया और जाने लगा। अंधेरा होने लगा था। मंजरी उसे जाता देख रही थी और देबू थोड़ी देर में ही आंखों से ओझल हो गया। मंजरी ने गाड़ी ताऊ जी के घर के लिए बढ़ा दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। देबू से पहली बार मिलना उसे याद आ गया। उनके इलाके में उस वक्त एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जो को एजुकेशन था, जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। जब वो पहले दिन अपने क्लास में पहुंची,
सबसे पीछे वाली सीट पर देवू सिकुड़ा बैठा था। बेतरतीब बाल बने थे उसके। निश्चित ही उसने अपने आप बनाए होंगे। पूरी क्लास छोड़कर वो वहीं जाकर बैठ गई और उससे बोली, मैं मंजरी हूँ। बदले में वो अपना नाम बताने के बजाय शर्माते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसे ऐसा करते देख बहुत कोशिश के बाद भी मंजरी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसे 9वीं क्लास के लड़के से इतना शर्मीला होने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद उसने लगातार डांट डांट कर न सिर्फ देबू की हेयर स्टाइल बल्कि व्यवहार में भी काफी परिवर्तन ला दिया। 9वीं से 10वीं फिर 11वीं हमेशा मंजरी ही अव्वल आती रही और देबू खुश होता रहा। पूरा स्कूल उनकी दोस्ती का कायल था। लेकिन 12वीं में आश्चर्यजनक रूप से देबू ने अधिक नंबरों से मंजरी से बाजी मार ली। और जब मंजरी को ये पता लगा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने जब देबू से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा तो देबू ने नजरें झुकाते हुए बहुत शर्मिंदगी से उसकी ओर अपना कार्ड ऐसे बढ़ाया जैसे बहुत भारी गलती कर दी हो। मंजरी को उसका अधिक नंबर लाना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में देबू से कई दिनों तक बात भी नहीं की उसने। अपनी इस नादानी पर वो जोर से हंसने लगी और ओह की आवाज के साथ उसने तेजी से कार में ब्रेक लगाए। हे ईश्वर, आज का दिन ही बुरा है। बोलती हुई वो नीचे उतरी। एक उम्रदराज आदमी उसकी कार से टकराने से बाल बाल बचते हुए गिर गया। आप ठीक तो है ना? मंजरी ने पूछा। हाँ हाँ बेटा, वो उठते हुए बोला। मंजरी ने उसे सहारा देकर उठाया, उससे माफी मांगी और आगे बढ़ गई। ओह, कितनी बेवकूफ थी मैं। बोलती हुई वो फिर अतीत की यादों में खो गई। देबू मंजरी से बात करने के कितने जतन करता, लेकिन वो नाराज ही रहती। वो ये तक बोलते हुए माफी मांगता, माफ कर दो मंजरी, तुम ही कहती थी पढ़ो पढ़ो, मैं बस पढ़ा, लेकिन तुमसे ज्यादा नंबर लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 10 से 12 दिन बाद बातचीत शुरू हुई दोनों के बीच। फिर मंजरी के पिता ने गोवा में घर बना लिया और वह परिवार सहित वहीं बस गई। मंजरी ने वहीं जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर जॉब। कुछ टाइम तक दोनों कांटेक्ट में रहे, फिर धीरे धीरे अपनी दुनिया में सिमट गए। तेज बैंड बाजों की आवाज से उसे ध्यान आया कि वो पहुंच गई है ताऊ जी के घर। बारात जाने को तैयार खड़ी है। बड़ी जल्दी आ गई मंजरी। ताऊ जी ने उसे देखते ही ताना कसा। ताऊ जी बस 10 मिनट, अभी तैयार होकर आई। ये बोलते हुए वो बैग लेकर सीधे अंदर दौड़ गई। नीले रंग का लहंगा पहने, खुले बाल और हाथ भर भर के चूड़ियां पहने शीशे के सामने तैयार खड़ी थी और खुद को अर्जुन की नजर से देख रही थी। कैसी लग रही हूँ तुम्हारे पसंद की ड्रेस में? उसने शीशे में देखकर ऐसे पूछा जैसे अर्जुन उसके पीछे ही खड़ा हो। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मंजरी, वो अर्जुन की स्टाइल को कॉपी करती हुई खुद ही बोली और शर्मा गई। फिर बाहर निकलकर बारात में शामिल हो गई। खूब बैंड बाजों का शोर, बहुत से रिश्तेदार और घोड़े पर बैठा सोमेश। आगे बढ़कर उसने ताऊ जी का हाथ पकड़ा। वो अरे अरे करते रहे और मंजरी उन्हें सबके बीचों बीच लाते हुए नाचने लगी। ताऊ जी हंसते हुए उस पर पैसे निछावर करने लगी। अगले दिन मंजरी शादी से लौटकर रात भर सोचती रही कि उसे जॉब करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तय किया कि अगले दिन जाकर वो अपना रिजाइन राहुल को सौंप देगी। राहुल ने मंजरी को जब अपने केबिन की ओर आता देखा तो अपने बालों की स्पाइक स्टाइल को फिर से सेट किया। उसके क्लीन शर्ट चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर अपने फिटेड शर्ट को और ठीक किया। उसकी चमकीली काली आंखें और चमक उठी। खुशी की एक गुलाबी रंगत जो छोटी नाक से शुरू होते हुए उसके चौड़े होठों को और गुलाबी कर गई। वो अपनी कुर्सी से उठा और फिर कुछ सोचते हुए वापस बैठ गया। खुद को अतिरिक्त व्यस्त दिखाते हुए उसने निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ा दी और कनखियों से केबिन के दरवाजे की ओर देखने लगा। मंजरी गुलाबी सूट पहने खुले बालों में उंगलियां फिराते हुए केबिन के गेट पर आकर रुक गई। फिर मन ही मन कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया
जैसे खुद को तैयार किया हो किसी निर्णय के लिए, और तेजी से दरवाजा खोल वो अंदर आई। अरे मंजरी, तुम बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। ये देखो, उसे दिखाकर एक फाइल मेज पर रखते हुए। देखो, पूरी तैयारी हो चुकी है, बस काम पर लग जाओ। राहुल ने मुस्कुराते हुए बड़े संयत भाव से कहा। राहुल, वो मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी, उसने राहुल को टोकते हुए कहा। मंजरी, अब सब बातें बाद में। ये देखो, लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर मोड़ते हुए। ये देखो, कौन कहेगा कि ये वही रिजॉर्ट है। महज 3 महीनों में मैंने इसका पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो लग रहा है ना 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट? उसने मंजरी से पूछा। शानदार है राहुल, सच में तुमने तो इतने कम वक्त में सच में कमाल कर दिया। वो प्रभावित होकर बोली। अब बस करो, कुछ अच्छा सा नाम मिल जाए। इसका पुराना नाम है तो सही। नहीं मंजरी, मैं चाहता हूँ जब गेस्ट इस होटल में चेक इन करे तो उन्हें कुछ भी पुराना एहसास ना हो। तो कोई नाम है क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं मंजरी, टीम ने पूरी लिस्ट पकड़ा दी है, लेकिन कुछ जम ही नहीं रहा इस दिल को। उसने मुट्ठी बनाकर अपने दिल पर धीरे से मारते हुए कहा। तुम कुछ समझाओ ना मंजरी, आखिर ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारा ही है ना? हाँ राहुल, मुझे इसी के बारे में कुछ कहना है। मंजरी, नाम सुझाओ पहले। राहुल, रिजॉर्ट एंड स्पा? वो झट से बोली। ना, बकवास, कुछ ऐसा जो अंदर तक महसूस हो। अंदर तक? ये का एक उछलते हुए। अंतस कैसा रहेगा? खुशी में अपनी कुर्सी से उठते हुए। ये देखा, तुम प्रोजेक्ट की हेड इसलिए हो मंजरी, इसीलिए बहुत ही अच्छा नाम यही नाम होगा, अंतस रिजॉर्ट एंड स्पा। वाह! जब राहुल ने ऐसे कहा तो मंजरी अपने दोनों हाथ आपस में फंसाकर खुद के चेहरे पर रख ली और मुस्कुराते हुए राहुल की ओर कुछ पल देखती रही, फिर यकायक गंभीर हो गई। अब जल्दी से स्टाफ की ड्रेस फाइनल करो, और हाँ, शेफ भी फाइनल करने हैं, और रूम की सजावट, कैटेगरी, और उसके बाद टैरिफ। उफ, अब भी कितना कुछ बचा है। मंजरी, अब ये सब जल्दी से निपटाना तुम्हारा काम है, टीम के साथ लगकर बस शुरू हो जाओ। राहुल, सुनो तो, वो मंजरी ने कुछ कहना चाहा। मंजरी, जाकर अपना कैबिन तो देखो, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, सब तुम्हारे पसंद का है। प्रोजेक्ट हेड जो हो तुम, राहुल खुश होकर बोला। राहुल, मैं जॉब छोड़ने आई हूँ, वो कुर्सी पर निढाल सी गिरती हुई बोली। क्या? पता भी है क्या कह रही हो? राहुल गुस्से में बोला। हाँ, अच्छी तरह। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़कर तुम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थी? आखिर हुआ क्या मंजरी? क्या मैं जान सकता हूँ? तल्ख लहजे में राहुल बोला। मेरा अर्जुन से ब्रेकअप हो गया, वो आंखें बंद करते हुए बोली। लाख रोकने के बावजूद भी 2 आंसू आंखों के किनारे से लुढ़क गए। वाव! राहुल के मुंह से निकल गया, जिसे सुनकर मंजरी उसकी ओर देखने लगी। राहुल ने फौरन अपनी बात संभाल ली और बोला, मेरा मतलब कैसे, कब, क्यों? अर्जुन नहीं चाहता कि मैं जॉब करूं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वो कुर्सी से उठी और जाने लगी। जो हमें प्यार करते हैं वो हमें दुख नहीं देते मंजरी, हमारी प्रगति से दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा जो आजादी छीन रहा है तुम्हारी? मेज पर झुका राहुल बहुत संयत होकर बोला तो मंजरी रुकी और राहुल की ओर देखने लगी। राहुल ने बोलना जारी रखा, या फिर उसे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन ही नहीं है? राहुल, अर्जुन प्यार करता है मुझसे, वो कड़क आवाज में बोली। खुद को यकीन दिला रही हो मंजरी, या मुझे? जाना है तो जाओ बेशक, मगर मैं सलाह दूंगा कि उसकी गलत बात को मानकर तुम उसकी गलती को और बल दोगी। ये जॉब छोड़कर तुम उसे सही और खुद को गलत साबित करोगी। ये मत भूलो, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है तुमने। बात पूरी कर वो धम से कुर्सी पर बैठ गया
और यूं ही लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। मंजरी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर बाहर निकल गई। राहुल उठकर अपने केबिन के दरवाजे से बाहर की ओर ताकने लगा। मंजरी चलते चलते अपनी केबिन के पास रुक गई, कुछ देर खड़ी रही, फिर केबिन में जाकर बैठ गई। ये देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से लैंडलाइन का रिसीवर उठाया और बोला, सुनो बाके, एक कॉफ़ी, भुने पिस्ते और काजू मंजरी मैम के केबिन में जल्दी लेकर जाओ। सुना? जल्दी। मंजरी केबिन में अपनी सीट पर बैठ आंखें बंद करते हुए बुदबुदाई, क्या करूं, किससे पूछूं? देबू? शायद देबू मेरी मदद कर पाए। कहाँ हो देबू? कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो पूरे केबिन में धूप अंधेरा था। बड़ी तेज आंधी आ गई। खटक खटक की आवाज से खिड़कियां बजने लगी। वो उठकर खिड़कियां बंद करने लगी। तुमने मुझे याद किया मंजरी? ये सुन वो पीछे पलटी। उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में देबू ही खड़ा था। उसने अंदाजे से पहचाना। तभी केबिन का दरवाजा धड़धड़ाने लगा। मंजरी, मंजरी, दरवाजा खोलो। बाहर से राहुल की आवाज आ रही थी। मंजरी ने अपना पैर आगे बढ़ाया केबिन के दरवाजे की ओर जाने के लिए, और हड़बड़ाहट में उसका मुंह मेज के कोने में जा लगा। अगले ही पल उसने खुद को कुर्सी पर बैठे हुए पाया। तभी केबिन में लाइट आ गई। दरवाजे पर अब भी राहुल के हाथों की थाप पड़ रही थी। उसने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? बाकी कब से नॉक कर रहा है? तुम ठीक तो हो? राहुल ने चिंता से पूछा। वो आंधी आ गई थी ना, लाइट भी कट हो गई थी। वो माथे पर हाथ रखते हुए बोली। आंधी? कब? और ये चोट कैसे लगी मंजरी? राहुल ने मंजरी के माथे पर लगी हल्की सी चोट को देखते हुए हैरानी से पूछा। ओ समझी, मुझे शायद झपकी आ गई होगी, शायद सपना देखा था। सॉरी राहुल। वो माथे पर लगी चोट पर हाथ रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। ओह कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। और ये तन्वी, एक लड़के की ओर इशारा करके, ये तुम्हारी मदद के लिए है। मंजरी के हाँ में सिर हिलाते ही राहुल वहां से चला गया और तन्वी वहीं बैठ गई और मंजरी को कुछ ड्रेस कोड की डिजाइन दिखाने लगी नए रिजॉर्ट के लिए। मंजरी ड्रेस देखने लगी। उसका ध्यान अभी अभी हुई घटना पर ही था। नजरें रह रहकर खिड़कियों की ओर ही चली जाती। उसे खिड़की पर फिर कुछ परछाई सी दिखी। वो तेजी से उठी और उसने खिड़की खोल दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए दूसरे पार्ट का इंतजार करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।